हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में आज दूसरा वीडियो मैं लेके आई हूँ और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। अगेन रिपीटेड क्वेश्चंस आपको आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी बेस मिलते हैं। तो आज के वीडियो में इसकी कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इनसे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज आपके लेटेस्ट ईयर में पूछे गए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, है ना। ऑलरेडी एक वीडियो आपको इस सीरीज में मिल जाएगा। अगर आप कैटलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो मैंने एसडीएस पेज पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, उसको जरूर से देखिए। पिछले 4-5 साल के पेपर अगर आप उठा के देखोगे तो आपको इन टॉपिक से जरूर क्वेश्चंस मिलेंगे। एक अनाउंसमेंट है आपके लिए, अगर आप कैटलिस्ट के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमसे फेस टू फेस चीजें सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो कैटलिस्ट का जो क्लासरूम बैच है फाउंडेशन और रेगुलर, इसके लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं 24 जून से, है ना। क्लासेस की स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप ऑनलाइन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2 जुलाई से नया बैच शुरू हो रहा है ऑनलाइन का, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और ऑनलाइन बैच के लिए एडमिशन के लिए आप यहीं से रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऑफलाइन के लिए आप हमारे कपूरथला या फिर आलमबाग सेंटर पे विजिट कर सकते हैं और आप इसमें एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं वापस से कॉन्सेप्ट पे। जो इस बार के स्टूडेंट्स हैं जो जून 25 एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला है आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी का। तो देखिए, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी एक क्रोमैटोग्राफी टेक्निक है और क्रोमैटोग्राफी टेक्निक डिपेंडिंग ऑन मैट्रिक्स एंड एप्लीकेशन बहुत वैरायटी टाइप की आप पढ़ते हो। लाइक जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी है ना, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी है, रिवर्स फेस क्रोमैटोग्राफी है, एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी है ना, हाइड्रोफोबिसिटी इंटरैक्शन क्रोमैटोग्राफी, और उसी में एक पार्ट आप पढ़ते हो आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी का। अब अगर मैं CSIR या गेट या ICMR या DBT के क्वेश्चंस की बात करूं तो आयन एक्सचेंज और जेल फिल्ट्रेशन पे आपको मोर और लेस ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं ना। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी की। अब देखिए, अगर आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी के बेसिक प्रिंसिपल की हम बात करें तो आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी में जो मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन होता है वो उनके चार्ज के बेसिस पे होता है। किसी भी मॉलिक्यूल पे अगर चार्ज है तभी आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी की टेक्निक के थ्रू आप उस मॉलिक्यूल का सेपरेशन कर सकते हैं। अब सिंपल आइडिया क्या है कि आपके क्रूड एक्सट्रैक्ट में जो सोल्यूशन आपके पास में, उसमें अगर आप कई तरीके के कंपाउंड हैं आपके पास में और उनमें वेराइटी ऑफ चार्जेस हैं, तो उस मिक्सचर में से किसी एक कंपोनेंट को अगर आपको आइसोलेट करना, हो सकता है मिक्सचर ऑफ प्रोटीन हो जिसमें एक प्रोटीन को आपको आइसोलेट करना हो, लेकिन उस प्रोटीन पे चार्ज होना जरूरी है। आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी का बेसिक आइडिया किससे जुड़ा हुआ है? प्रोटीन या किसी बायोमॉलिक्यूल पे चार्ज से, है ना। सो सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द नेट चार्ज यूजिंग चार्ज रेजिन, दैट इज आयन एक्सचेंजर। जो सेपरेशन है वो मॉलिक्यूल के चार्ज के बेसिस पे होगा। जो स्टेशनरी फेज, देखिए कोई भी क्रोमैटोग्राफिक इंस्ट्रूमेंटेशन जब सेटअप आप देखोगे तो हमेशा आपको पता है एक स्टेशनरी फेज होता है जो फिक्स्ड होता है ना, जिसमें आप अलग अलग तरीके के मटेरियल की पैकिंग करते हैं, और एक मोबाइल फेज होता है जिसमें आप अपना सोल्यूशन रखते हैं ना, और इसी को आप पोर करते हैं स्टेशनरी फेज पे। यही तो मोबाइल फेज में आपका सोल्यूशन होगा। और ये स्टैटिक फेज है, ये मोबाइल फेज है, क्योंकि यही जो सोल्यूशन है वो आप स्टेशनरी फेज पे पोर करोगे तो ये मूव करेगा, और इसका जो इंटरैक्शन है स्टेशनरी फेज से, उसी के बेसिस पे आप मॉलिक्यूल का सेपरेशन करोगे। तो यहाँ पे अगर हम आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी के स्टेशनरी फेज की बात करें तो इसके स्टेशनरी फेज में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिन देखने को मिलेंगे जिनके साथ अलग अलग तरीके के चार्ज ग्रुप कनेक्टेड होंगे। अगर मोबाइल फेज की बात करें तो ये एक्वस बफर है जिसमें एक ऑप्टिमम पीएच आप रखोगे, है ना, आप सॉल्ट ग्रेडियंट मेंटेन करके रखोगे, क्योंकि यही सोल्यूशन में आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट या आपका मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट होगा, जिसका आइसोलेशन आप करोगे किसके थ्रू? क्रोमैटोग्राफी कॉलम के थ्रू। अब देखिए, ये स्टोरी आपको देगी कि दिस फॉर्म ऑफ क्रोमैटोग्राफी रिलाइज ऑन द अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स। अगर हम आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी की बात करें तो आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी में जो कॉलम प्रिपेयर करते हैं, अगर वो कॉलम सपोज नेगेटिव चार्ज है तो हमारी प्रोटीन वही सेपरेट होगी इससे जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का फेवरेबल इंटरेक्शन बताया गया, जो कॉन्सेप्ट आपको बताएगी। दिस फॉर्म ऑफ क्रोमैटोग्राफी रिलाइज ऑन द अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज पार्टिकल। अगर आपने कॉलम जो प्रिपेयर किया है उस पर नेगेटिव चार्जेस है या पॉजिटिव चार्जेस है, तो अपोजिट तरीके का जो बायोमॉलिक्यूल है वो कॉलम पे रिटेन होगा प्रॉपर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन से, है ना। अब अगर हम बात करें आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी के एप्लीकेशन की, तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो डीएनए हो, चाहे कोई और मॉलिक्यूल हो जिसपे कि नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, उस मॉलिक्यूल का सेपरेशन किया जा सकता है आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी के थ्रू, है ना। तो देखिए, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी इज फ्रीक्वेंटली चोजन फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन,
पेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड अदर चार्ज मॉलिक्यूल्स मेनली बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिजॉल्विंग पावर एंड इट्स हाई कैपेसिटी, है ना। अब अगर हम बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो जो अभी मैंने आपको बताया कि बेसिक प्रिंसिपल आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी का क्या है कि आपके मोबाइल फेज में वो सोल्यूट आयन, आपके मोबाइल फेज में वो सोल्यूट आयन जो आपके एक्सचेंजर से अपोजिट चार्ज कैरी करेगा, है ना। सोल्यूट आयन ऑफ द अपोजिट चार्ज इन द मोबाइल लिक्विड फेज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द आयन एक्सचेंजर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, है ना। और इसमें दो तरीके के एक्सचेंजर आपको मिलते हैं, एक कैटायन एक्सचेंज आपको मिलता है और एक एनायन एक्सचेंजर मिलता है। अब अगर हम कैटायन और एनायन एक्सचेंजर की कॉन्सेप्ट देखें तो कैटायन एनायन एक्सचेंजर के साथ में क्या है कि जो कैटायन एक्सचेंजर्स होते हैं, है ना, इनका अगर आप स्टेशनरी फेज देखिए, तो इनके पास में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब इनके साथ जो एक्सचेंजर जुड़े हैं उनके पास क्या है, इनके जो रेजन्स हैं, इनमें जो बीट्स आप यूज़ करते हैं उन पे नेगेटिव चार्जेस हैं। और आपका जो मोबाइल फेज है जिसमें आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट रखा हुआ है, उसको जब आप इस स्टेशनरी फेज के थ्रू पोर करेंगे, इस पे जब अप्लाई करेंगे, तो आपकी प्रोटीन मान लेते हैं एक्स वाई जेड कई सारी प्रोटीन्स थी, तो वो प्रोटीन जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगी, मान लेते हैं एक्स पॉजिटिव है, जेड और वाई नेगेटिव है, तो एक्स वाली जो प्रोटीन है वो एक फेवरेबल इंटरैक्शन से, जो रेजिन था वो कैसा था, नेगेटिव था, प्रोटीन आपकी कैसी थी, पॉजिटिव थी, तो ये प्रोटीन कॉलम पे रुक जाएगी एक फेवरेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन से। जो कॉन्सेप्ट आपको दी गई कि कैटायन एक्सचेंजर लाइक सीएम सेलुलोज कैटायन एक्सचेंजर कैन बी यूज्ड टू सेपरेट पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। भाई कैटायन एक्सचेंजर का मतलब क्या है, दे आर रेडी टू एक्सचेंज कैटायन, दे आर रेडी टू बाइंड विथ कैटायंस। और कैटायन तो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो अगर कोई कैटायन को बाइंड करने की कैपेबिलिटी रखेगा तो वो खुद कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो कैटायन एक्सचेंजर के साथ में जो आपको फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं ना, वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। अगर हम एक्सचेंजर्स की बात करें, कैटायन एक्सचेंजर्स की, so these exchangers are also called as acidic ion exchanger because their negative charges result from the ionization of acidic group जो इनके साथ में associated होते हैं। लेकिन अगर हम एनायन एक्सचेंजर्स की बात करें तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि एनायन एक्सचेंजर्स आर मेंट टू सेपरेट, मेंट टू बाइंड नेगेटिव चार्ज आयन। तो ये किस तरीके के होंगे, ये खुद पॉजिटिव चार्जेस कैरी करेंगे। तो अगर हम एनायन एक्सचेंजर की बात करें, है ना, इस तरीके से हम एनायन एक्सचेंजर बना लें, तो इन पे खुद पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और इन पे जब खुद पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये मोबाइल फेज के उस प्रोटीन से जुड़ने वाले हैं। जैसे फिर सेम एग्जांपल लेते हैं, एक्स पे पॉजिटिव और वाई और जेड पे नेगेटिव, है ना। और मान लेते हैं कि वाई पे -7 है और जेड पे -1 है, तो जो -7 वाली प्रोटीन है उसका रिटेंशन ज़्यादा होगा क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ये हमारे पॉजिटिव एक्सचेंजर से बहुत स्ट्रांगली जुड़ेगी जेड वाली भी, लेकिन इसका इंटरेक्शन थोड़ा वीक होगा। अगर हम एक्स की बात करें तो वो एनायन एक्सचेंजर के थ्रू पॉजिटिव होने के कारण क्या होगी, इल्यूट हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा। तो दो तरीके के एक्सचेंजर हो गए, एक कैटायन एक्सचेंजर और एक एनायन एक्सचेंजर। कैटायन एक्सचेंजर पॉजिटिव मॉलिक्यूल के सेपरेशन के लिए और एनायन एक्सचेंजर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल के सेपरेशन के लिए। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी स्टोरी और देखिए, टाइप्स ऑफ आयन एक्सचेंजर इन क्रोमैटोग्राफी। अगर हम कैटायन एक्सचेंज की बात करें, रेजिन खुद नेगेटिव होगा, बाइंड किससे करेगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन से। कॉमन रेजिन की अगर हम बात करें, सीएम सेलुलोज, एसपी सेफरोज एटसेट्रा है। एप्लीकेशन आपको बताया गया, लाइसिन प्यूरिफिकेशन, वाटर सॉफ्टनिंग एटसेट्रा। एंड इफ यू टॉक अबाउट एनायन एक्सचेंजर कॉलम, जिसमें कि जो रेजिन होगा वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा और ये नेगेटिवली चार्ज आयनिक मॉलिक्यूल के सेपरेशन के लिए यूज होगा। इसमें आपको कॉलम का प्रिपरेशन बताया गया, डी सेलुलोज है, क्यू सफरोज एटसेट्रा। डीएनए हो, आरएनए हो या एसिडिक प्रोटीन प्यूरिफिकेशन हो, इसके लिए हम एनायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी प्रोटीन में एसिडिक अमाइनो एसिड का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा तो वो नेगेटिव चार्ज कैरी करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा कैरी करेगी, और इसके लिए उसको आप एनायन एक्सचेंजर कॉलम से सेपरेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये तो कॉन्सेप्ट आपकी हो गई कि किस तरीके के मॉलिक्यूल का सेपरेशन कैटायन एनायन एक्सचेंजर क्रोमैटोग्राफी के थ्रू किया जाएगा। लेकिन अब एक कॉन्सेप्ट और आपकी आती है कि जब आपके ये मॉलिक्यूल्स, मान लेते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज था तो वो नेगेटिव कॉलम से जुड़ गया, कोई नेगेटिव चार्ज था तो वो पॉजिटिव कॉलम से जुड़ गया, ये तो आपने पढ़ लिया, है ना।
अब अगर जो प्रोटीन्स है ना उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस तो है, लेकिन उनकी क्वांटिटी डिफरेंट है, तो जो बाइंडिंग होगी उनकी रेजिन से कॉलम से वो डिफरेंट होगी। मतलब अगर कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज कैरी करेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो रेजिन से स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन से जुड़ेगा। और अगर कोई अपोजिट चार्ज कैरी कर रहा है बट क्वांटिटी कम है, तो उसका इंटरैक्शन होगा लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, है ना। तो क्या कॉन्सेप्ट आपको दी गई कि द मोर हाईली चार्ज द आयनाइज्ड मॉलिक्यूल, जिस भी आयनाइज्ड मॉलिक्यूल को, जिस भी चार्ज मॉलिक्यूल को आप सेपरेट कर रहे हैं, वो जितना ज्यादा चार्ज कैरी करेगा टू बी एक्सचेंज, द टाइटर इट बाइंड्स टू एक्सचेंजर एंड द लेस रीडली इट इज डिस्प्लेस्ड बाई अदर आयंस। कि जितना स्ट्रॉन्ग आपका मॉलिक्यूल आपके कॉलम पे जाके जुड़ेगा, उतना ही उसको इल्यूट करने में हमें, है ना, बाकी के मॉलिक्यूल से उसको इल्यूट करने में, चाहे सॉल्ट ग्रेडियंट बढ़ा के या पीएच चेंज करके, उतना ही टाइम लगने वाला है। मतलब जिस प्रोटीन, जिस बायोमॉलिक्यूल का इंटरैक्शन कॉलम से जितना स्ट्रांग होगा, उसका रिटेंशन उतना ज्यादा होगा और उसका इल्यूशन उतना हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पे होगा, है ना। सो वेरियस प्रोटीन बाइंड टू द आयन एक्सचेंजर, भाई जिस प्रोटीन पे जैसा चार्ज है उस तरीके से वो कॉलम पे interact करेगी. So various protein bind to the ion exchanger with different affinities as the column is washed. With the buffer those proteins with relatively low affinity for the ion exchanger, दो कम affinity से जुड़ेंगी. जैसे अगर हम एक पॉजिटिव 10 की कंडीशन ले लें और एक पॉजिटिव 2 की कंडीशन ले लें, तो इसकी बाइंडिंग ज़्यादा स्ट्रांग होगी, इसकी बाइंडिंग वीक होगी, है ना. तो जो कम एफिनिटी से जुड़ेगा मूव थ्रू द कॉलम फास्टर देन द प्रोटीन दैट बाइंड टू द आयन एक्सचेंजर विद हायर एफिनिटी. तो जिस प्रोटीन पे, जिस मॉलिक्यूल पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा, वो कॉलम पे उतना लॉन्गर टाइम तक रिटेन करेगा और उसका इल्यूजन उतना लास्ट में होगा. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपकी हो गई केटायन एक्सचेंज और एनायन एक्सचेंजर की. अब थोड़ी सी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई XYZ प्रोटीन दी गई है, मान लेते हैं X प्रोटीन है जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज है ना, और कोई Y प्रोटीन ले लेते हैं जिसपे कि क्या है, नेगेटिव चार्ज है मान लेते हैं, है ना. तो अगर किसी प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज है, इफ एनालाइट हैज ए नेट पॉजिटिव चार्ज एट गिवन पीएच, देन वी आर सपोज टू यूज केटायन एक्सचेंजर, केटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. और अगर किसी प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, उसके लिए हम यूज करने वाले हैं एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, अब देखो समझिए एक कॉन्सेप्ट क्या है कि ये तो एक सिंपल सी चीज हो गई कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो केटायन या एनायन एक्सचेंजर यूज कर रहे हैं. बट जो CSIR में क्वेश्चंस बनते हैं ना, वहां पर हमेशा आपको चार्ज का कैलकुलेशन नहीं दिया होता है कि ये प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज है. उन्होंने क्या दे दिया आपको, पीएच और पीआई दे दिया, और पीएच और पीआई के बेसिस पर आप अपनी प्रोटीन पर चार्ज निकालेंगे. जब प्रोटीन पर आप चार्ज निकालेंगे तो उसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, प्रोटीन का इल्यूशन ऑर्डर कंफर्म करेंगे. तो देखो ये दिसंबर 23 में क्वेश्चन पूछा गया है ना. इसके अलावा आप देखिए ये जून 21 में क्वेश्चन पूछा गया है. लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एक छोटी सी कॉन्सेप्ट आपको सीखनी होगी. वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको किसी प्रोटीन का, है ना, समझिए, अगर आपको किसी भी प्रोटीन का पीआई वैल्यू दिया गया है और कोई पर्टिकुलर पीएच दिया गया है ना, तो पीआई और पीएच के बेसिस पे आप ये पता कर सकते हैं कि इस XYZ पॉलीपेप्टाइड पे क्या चार्ज हो सकता है. तो सवाल आपको ऐसे मिलने वाले हैं. अब देखिए कॉन्सेप्ट आपने बायोकेमिस्ट्री में सीखी है, पीएच और पीआई का रिलेशनशिप, है ना, वो आप इन क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे. देखिए अगर कोई गिवन प्रोटीन की पीआई है, मान लेते हैं पीआई आपको 5 दे दी गई, ठीक है, तो अगर हम pH 3 की बात करें और अगर हम pH 8 की बात करें, तो pH 3 क्या है, pH 3 लेस देन पीआई है और pH 8 ग्रेटर देन पीआई है. तो अगर हम देखो जिस pH पर जो pH पीआई के बराबर है, उसमें तो आपको पता है प्रोटीन न्यूट्रल होगी, उसमें तो आपको पता है प्रोटीन जिटर आयनिक स्टेट में होगी, तो प्रोटीन पे नेट चार्ज 0 होगा. लेकिन अगर आप उस पीआई के पहले pH पे बात करें तो प्रोटीन आपकी पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगी. और अगर इस pH के हाई pH पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपकी प्रोटीन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगी. और अगर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है तो केटायन एक्सचेंजर आप यूज करेंगे, और अगर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है तो आपको पता है फिर आप एनायन एक्सचेंजर यूज करेंगे.
है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले आप पीआई और पीएच का रिलेशनशिप ढंग से समझिए, तब आप केटायन और एनायन एक्सचेंजर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं जो सवाल आपको दिया गया है दिसंबर 23 और इसमें उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था आपके एग्जाम में। क्वेश्चन में क्या दिया गया था, अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ टेट्रापेप्टाइड पी क्यू आर इज शोन बिलो। 1 2 3 तीन पेप्टाइड दी गई हैं और क्या पूछा गया आपसे, कैलकुलेट द नेट चार्ज ऑन द अबव टेट्रापेप्टाइड एट पीएच 7 एंड इफ द मिक्सचर ऑफ अबव टेट्रापेप्टाइड इज सेपरेटेड ऑन केटायन एक्सचेंज कॉलम एट पीएच 7 व्हिच टेट्रापेप्टाइड विल इल्यूट लास्ट। तो पहले तो आपने क्या करना है, पी क्यू और आर पे चार्जेस पता करने हैं, है ना, किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव चार्ज है। फिर आप ये कह सकते हैं कि वो प्रोटीन कॉलम में ज़्यादा समय तक रिटेन करेगी, उसका इल्यूजन लास्ट में होगा जो केटायन एक्सचेंजर से स्ट्रांगली जुड़ेगी। अब केटायन एक्सचेंजर खुद तो नेगेटिव है, तो ये किससे जुड़ेगा, उस प्रोटीन से जुड़ेगा जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगी, है ना। ये बात समझ में आ गई। तो पहले हम क्या करेंगे, इन सभी पॉलीपेप्टाइड पे चार्ज निकाल लेंगे और फिर आराम से हम पता कर लेंगे कि जिस प्रोटीन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो प्रोटीन उतना लंबे समय तक कॉलम पे रिटेन करेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने की शुरुआत करेंगे पॉलीपेप्टाइड पे चार्ज कैलकुलेशन से। तो पहले पी वाली पॉलीपेप्टाइड देखिए, एस्पार्टेट दिया गया आपको, ग्लाइसिन दिया गया, एस्पार्टेट है और सीरीन दिया गया, है ना। ये पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस आपको दिया गया और पीएच कितना दिया गया है, पीएच अंडरस्टूड आपको दिख रहा है यहाँ पर 7 है। तो अगर आप पीएच 7 पे एस्पार्टेट के अल्फा अमाइनो ग्रुप को देखो तो ये प्रोटोनेटेड होगा, ये प्रोटोनेटेड होगा तो ये एक पॉजिटिव चार्ज देगा, और एस्पार्टेट का जो बीटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, इसका जो साइड चेन है वो भी डीप्रोटोनेट हो चुका होगा, 3.9 के आसपास पी के आर वैल्यू होती है बीटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, तो ये भी एक -1 चार्ज देगा। अगर ग्लाइसिन की बात करें तो चूंकि ये मिड में है, इसका अल्फा कार्बोक्सिलिक अल्फा अमाइनो दोनों इन्वॉल्व है, तो ये 0 चार्ज देने वाला है। एस्पार्टेट की बात करें तो एस्पार्टेट मिड में है तो ये भी नेगेटिव चार्ज देगा। सीरीन की बात करें, इसका अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप डीप्रोटोनेटेड होगा तो ये भी -1 चार्ज इंपार्ट करेगा। अब चार्ज का कैलकुलेशन देखिएगा, तो ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो गए, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 माइनस बचा, तो क्यू प्रोटीन पे कितना चार्ज निकल के आ गया, पी पे कितना निकल के आ गया, -2। ठीक है, पी पे कितना चार्ज निकाला आपने, -2। अब बढ़ते हैं क्यू पे चार्ज कैलकुलेट करते हैं, फिर आर पे करेंगे, है ना। क्यू पे देखिए, ये आप चार्ज निकालते जाएंगे और इनको लिखते जाएंगे, आपको जो नोट पैड मिलता है एग्जाम में रफ के लिए। ठीक है, ग्लाइसिन हो गया, दूसरे में सीरीन है, आर्जिनिन है और क्या है, ग्लाइसिन है। तो देखिए ग्लाइसिन का यहाँ पर हमने लिख दिया अल्फा अमाइनो का प्रोटोनेशन, तो यहाँ पर एक +1 चार्ज हो गया, और इस ग्लाइसिन के अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप का डीप्रोटोनेशन हो गया तो इसके कारण हो गया नेगेटिव चार्ज। अब बीच में कौन बचा, बीच में आपको आर्जिनिन दिख रहा है, जिसमें आपको पता है ग्वानिडियम साइड चेन होती है, तो ये पीएच 7 पे प्रोटोनेटेड होगा तो ये +1 चार्ज देगा, और सीरीन जो है पीएच 7 में तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, ये चार्ज अमाइनो एसिड है नहीं पीएच 7 पे, तो ये न्यूट्रल होगा, तो सीरीन क्या देगा, 0 चार्ज देगा, बीच में है। अब चार्ज देखो, एक प्लस और एक माइनस, और बीच में एक प्लस बचा, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गए, टोटल चार्ज क्यू पे कितना निकल के आ रहा है, +1 निकल के आ रहा है ना। क्यू पे कितना चार्ज निकल के आया, +1 निकल के आया। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, अब तीसरी कंडीशन डिस्कस करेंगे, कौन सी, आर वाली। आर में क्या दिया गया, ग्लाइसिन है, लाइसिन है, आर्जिनिन है और एलेनिन है। अगर आप ध्यान दो बच्चों ना, इस पेप्टाइड को देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कैरी कर सकती है। क्यों, दो बेसिक रेसिड्यू आपको दिख रहे हैं और पीएच तो 7 ही है, लाइसिन आर्जिनिन दोनों मिड में दिख रहे हैं और पीएच 7 है, तो ऑब्वियसली इस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होने के चांसेस हैं। आप देखिए कैसे हैं, तो ग्लाइसिन के साथ अल्फा अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड पे फ्री है, इसने चूंकि प्रोटोनेटेड है तो ये प्लस चार्ज देगा। लाइसिन मिड में है, इसका एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप प्रोटोनेटेड होगा तो ये प्लस देगा। आर्जिनिन मिड में है, इसका पीकेआर ग्रुप प्रोटोनेटेड होगा तो ये +1 देगा, और एलानिन चूंकि राइट साइड पे है तो इसका कार्बोक्सिल ग्रुप डीप्रोटोनेटेड होगा तो ये -1 देगा। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 2 पॉजिटिव चार्जेस आ गए, किस पे, पी क्यू आर वाली प्रोटीन पे 2 पॉजिटिव चार्ज, है ना।
कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या सिखाई थी, कैटायन एक्सचेंजर खुद नेगेटिव चार्ज होंगे तो ये किससे जुड़ेंगे, पॉजिटिव से, और जिस पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका रिटेंशन उतना ज़्यादा होगा। तो पहले तो आप चार्ज की मार्किंग देख लो, पहले चार्ज की मार्किंग देखिए, P पे -2, Q पे +1 और R पे +2, और सबसे लेट में एल्यूट होने वाली प्रोटीन कौन सी हो जाएगी, R हो जाएगी। सबसे लेट में एल्यूट होने वाली प्रोटीन R हो जाएगी, क्योंकि R पे पॉजिटिव चार्ज है, और कैटायन एक्सचेंजर चूंकि खुद नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा तो इस पे हमारी जो R वाली प्रोटीन है वो बाइंड कर जाएगी, ठीक है। और कौन सबसे पहले एल्यूट होगा, तो Q वाला P वाला जो प्रोटीन है ये सबसे पहले एल्यूट होगा, क्योंकि P प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज है और एक्सचेंजर भी हमारा खुद नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये स्टोरी आपकी हो गई कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की। ऐसे और भी कई सारे वीडियोस में आगे लेके आने वाली हूँ, जिसमें हम लोग कई सारे और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके रिपीटेड हैं, जिनसे आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलते हैं।